एक नया वीडियो लेके आया हूँ और इसमें मैं बताऊंगा कि घर के जो कंस्ट्रक्शन होते हैं उसमें रेनफोर्समेंट क्या डिटेलिंग जब करते हैं तो वर्टिकल रेनफोर्समेंट हम आज कॉलम बीम दोनों को लेके चलेंगे, जिसमें टाइप ए टाइप बी दोनों चलते हैं। तो सबसे बड़ी कॉज और सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि जब हम लोग कनेक्शन करते हैं तो वहाँ पे देखते होंगे कि जॉगल होता है या लैप होता है। तो लैप करने के लिए हमारे पास कौन सी विधि है और कौन सा सबसे बेहतर तरीका होगा, आज उसी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ, मैं नवीन कुमार शर्मा। अब सबसे बात आती है कि हमारे पास अभी रिसेंटली सबसे ज़्यादा वर्क में आने वाला कपलिंग है, और कपलिंग की क्या खूबियां हैं, क्या एडवांटेजेज हैं, क्या डिसएडवांटेजेज हैं, वो सब चीज़ मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि हमारा जो वेल्डिंग प्रोसेस है, उसके बाद आता है लैप स्प्लाइसिंग। लैप स्प्लाइसिस के बहुत सारे नाम हैं, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। लैपिंग, लैप, ओवरलैपिंग, लैप स्प्लाइसिंग, ये सारे एक ही कैटेगरी में आते हैं। और ये है IS कोड हमारा 26.2.5.1 में लैप स्प्लाइसिंग के बारे में सारी डिटेलिंग दी गई है। हाँ, अब इसमें शुरुआत करते हैं कि हमारा लैपिंग करने के लिए सबसे पहले चीज़ हम करेंगे कि लैप जब हम करते हैं, जहाँ हम लोग स्टैगर्ड लैपिंग या कहें तो जॉगल करते हैं, तो जॉगल करने के हमारे पास बहुत ऐसी चीज़ें हैं। मान लीजिए हमारे पास एक वर्टिकल मेंबर है, ये हमारा है ग्राउंड लेवल, और जैसे हम कनेक्शन देखते हैं यहाँ पे स्लैब आ जाता है, फिर ऊपर हमारा इसी तरह से चलता चला जाता है। ये बीम का क्रॉस सेक्शन होता है। अब हमारे पास आता है कि क्या लैपिंग की कौन कौन सी विधि है। तो पहला तो जोन हमारा ए जोन, 3 जोन होते हैं, 2 ए जोन होता है और सेंटर में हमारा चलता है बी जोन, जहाँ पे हम लोग लैप स्प्लाइसिंग करते हैं, लैपिंग करते हैं। और लैपिंग करने के 3 तरीके हैं। अगर मान लीजिए कॉलम हमारा ये, अगर हमारा कवर चल रहा है, ऊपर से हमारा सरिया आता है, ठीक है। अब ये सरिया आके हमारा जो है जॉगल होगा यहाँ पे, सॉरी, ये हमारा सरिया यहाँ पे लैप करेगा, इसे कहते हैं लैप लेंथ। ये लैप लेंथ हमारा डिफाइन करता है। सबसे पहला केस आता है हमारे पास फ्लेक्चर टेंशन। फ्लेक्चर टेंशन में हमारे पास या तो डेवलपमेंट के बराबर होना चाहिए या फिर हमारे पास 30 ऑफ डाया, जो हमारा डिटेल करेगा वो रेनफोर्समेंट के 30 टाइम्स डाया होना चाहिए या डेवलपमेंट लेंथ के बराबर होना चाहिए। जो भी इसमें ग्रेटर होगा, ये याद रखिएगा, जो वैल्यू सबसे ज़्यादा आएगी दोनों में से, हम वो लैप लेंथ में यूज करेंगे। अब तो हो गई ये बातें। अब सबसे बड़ी बात आती है कि 3 जो हमारे तरीके हैं उसमें सबसे बेस्ट कौन सा है। तो यहाँ पे जैसे हम देखते हैं कि ये रेस्ट करता है, यहाँ से स्टैगर्ड करके हम जो है ले जाते हैं, बैंड करके हम सरिया ऊपर ले जाते हैं, क्योंकि हमारा क्लियर कवर जो है, या कहें तो नॉमिनल कवर सबसे बेहतर रहेगा। नॉमिनल कवर हमारा यहाँ पर यूनिफॉर्म मिलता रहेगा, जिससे हमारे पास क्रैकिंग की संभावना नहीं होगी। और इससे क्या होता है कि लोड जो हमारा वर्टिकल आ रहा है नीचे की तरफ, वो लोड दोनों पे इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो इसकी एफिशिएंसी हमारा लगभग 99.9% तक होती है। और इसमें एक चीज़ फायदेमंद है कि जब हम अर्थक्वेक डिजाइन करते हैं, जब हम लोग डायनामिक स्ट्रक्चर का एनालिसिस करते हैं, तब हमें जो है लैपिंग करनी पड़ेगी। और ये लैपिंग हमारा जो कोड प्रोवाइड करता है S456, वो 36
mm तक ही लैप कर सकते हैं, 36 mm तक लैप कर सकते हैं। आप विंडो पे देख रहे होंगे, आपके बगल में चल रहा है कि 36 mm तक ही लैप होती है, और इससे एबव जब भी आएगी तो मे बी वेल्डेड होगा और मे बी कपलिंग हो सकती है। अब आती है इसका, जब हम लोग यहाँ पे बकलिंग देखेंगे और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम देखेंगे, और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हमारा जो है आगे से थोड़ा सा यहाँ पे 0 आएगा, फिर इस तरह से यहाँ पे बकलिंग केस का यहाँ पे मैक्सिमम हमारा बेंडिंग मोमेंट, यहाँ पे हमारा रेजिस्टिंग शियर फोर्स मैक्सिमम होगा, और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम आपका यहाँ पे क्योंकि ये रेजिस्ट कर रहा है, यहाँ पर बेंडिंग मोमेंट वो आपका मैक्सिमम होगा। अब बेंडिंग मोमेंट शियर फोर्स डायग्राम क्या होती है, तो इसमें आप देखेंगे कि SFD और BMD बेंडिंग मोमेंट डायग्राम और शियर फोर्स डायग्राम जब हम कैलकुलेट करते हैं तो वहाँ पे लोड हमारा आ जाता है थीटा, और डेल्टा का वैल्यू हम लोग निकालते हैं। ये सब चीज़ें थोड़ा हाई लेवल पे चली जाती है। तो अब सीधा हम देखते हैं, जब हम यहाँ पे जॉगल करेंगे तो वर्टिकल रेनफोर्समेंट हम लोग ऊपर से नीचे की ओर लाते हैं, और मान लीजिए हम इसमें 8 सरिया लगाते हैं। बहुत सारे लोगों का मानना ये है कि सर इसमें डायमंड रिंग लगा दें तो अच्छा रहेगा। ठीक है, डायमंड रिंग लगा लीजिए, लेकिन हम एज ए स्ट्रक्चर इंजीनियर डायमंड रिंग प्रीफर नहीं करते हैं, क्योंकि वो उतना रेजिस्ट नहीं करता है। वो आपका जब वाइब्रेशन आएंगे तो वो उस तरह से रेजिस्ट नहीं करेगा, वहाँ पे जो है कंपन ज़्यादा कराता है। ये डायमंड रिंग अगर देते हैं तो ये सब में जो है वाइब्रेशन शेकिंग करेगा, ये इधर भी हिलेगा, इधर भी, इधर भी, इधर भी। क्योंकि आसान भाषा में बताऊंगा, ये IS कोड की भाषा में अगर मैं बताऊंगा तो ज़्यादा लोग समझ नहीं पाएंगे, इसलिए इसे आसान भाषा में बता रहा हूँ। तो ये शेकिंग ज़्यादा होता है, इसलिए डायमंड रिंग हम लोग ज़्यादा प्रीफर नहीं करते हैं, और डिजाइन लोड में ये उतना प्रेफरेंस नहीं देता है। तो इसका बेसिक सा मतलब है कि आप जब भी अपना कॉलम का स्टीरअप तैयार करें तो स्टीरअप तैयार करते वक्त बेसिक स्टीरअप लेके चलें। एक तो मेन हमारा स्टीरअप होगा जो बाहर आउटर सरफेस पे चलेगा, आउटर सरफेस पे हमारा मेन RCC चलेगा। अब जब इसे हम टाई करेंगे तो किस तरह से करेंगे, एक तो ये चला गया। अब इसे हम पकड़ाने के लिए क्या करते हैं, एक रिंग, एक स्टीरअप इस साइड से ले लेते हैं, और एक अल्टरनेट छोड़ के दूसरे में एक रिंग इस साइड से लेते हैं, और एक का रिंग जो है इस तरह से हम लोग इसे जो है टाइप कर देते हैं। तो ये हमारा जब हम हॉरिजॉन्टल रेनफोर्समेंट जब लेके चलते हैं, जिससे ट्रांसवर्स सेक्शन में चलता है, तो ये हमारे पास एक बेस्ट ऑप्शन होता है इस तरह के लिए। तो यहाँ पे जब हम लैपिंग करेंगे तो ध्यान रखना चाहिए कि जब हम लैप कर रहे हैं तो हमारा सरिया जो है अंदर की तरफ जाके लैप होना चाहिए, जिससे यहाँ पे और यहाँ पे जो मैंने पहले बताया हमारे पास क्लियर कवर ज़्यादा मिल सके और यूनिफॉर्म। आते हैं कि वेल्डिंग ज्वाइंट हमें करना चाहिए या नहीं करना। हाँ, वेल्डिंग ज्वाइंट कोड जब हमें प्रोवाइड कर दिया है कि 36 mm से ऊपर जब भी आप जाएं तो मे भी यूज कर सकते हैं वेल्डिंग ज्वाइंट, क्योंकि वहाँ बेंड करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। आपको गैस कटर चाहिए, वहाँ पे उसे हीट ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, और हीट ट्रांसफ़र करने से हमारा सरिया एक्सपेंड करता है, और हो सकता है तो उस जगह पे वो नेकिंग भी थोड़ा सा आ सके, थोड़ा कमज़ोर हो जाए। ठीक है, अब ये चीज़ आ गई इसमें। अब दूसरा आता है कि जब हम लोग इसका लैप लेंथ निकालते हैं तो लैप लेंथ हम किस तरह से निकालेंगे, ये भी कोड हमारा दिया गया है। कोड में आप नीचे देखेंगे आपका सेक्शन हो जाएगा 26251 का ई पार्ट देखेंगे तो वहाँ पे दिया गया है कि जो हमारा मान लीजिए ये हमारा बार आ रहा है ऊपर से नीचे की ओर, और नीचे से एक सरिया हमारा चल रहा है ऊपर जा रहा है, ये डाया हो गया 25 mm का, और ये डाया हमारा जो है 20 mm का है। तो यहाँ पे हमारा प्रोविज़न है कि मिनिमम 50D अगर मान लीजिए लेके चलते हैं एज फॉर एग्जाम्पल,
तो हमारे पास किसका आएगा, सबसे स्मॉलर डाया जो होगा उसका हम लोग लैप लेंथ लेते हैं। ये लेंथ हम सबसे स्मॉलर डाया का हम लेंगे, ये कोड हमें प्रोवाइड करता है। तो 50 टाइम्स इंटू 2 करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 1000, ये हमारा वैल्यू आएगा। तो कंप्रेशन मेंबर के लिए हम जो है हमेशा मिनिमम डाया का हम लोग जो है लैप लेंथ लेते हैं, लगभग 1 मीटर 3.3 फीट 3 इंच के आसपास हमारा लैप आएगा। तो ये सब चीज़ें थोड़ी थोड़ी चीज़ें हैं जो याद आपको रखनी पड़ेंगी। ये इंजीनियर के लिए भी है और जो क्लाइंट हैं उनके लिए भी समझने की चीज़ें हैं कि आपका स्ट्रक्चर किस तरह से वर्क करता है। बात करते हैं वेल्डिंग जॉइंट के लिए। वेल्डिंग जॉइंट हम जब भी वेल्डिंग करते हैं तो वेल्डिंग सेक्शन हमारा हमेशा ब्रिटल केस में जाता है। मान लीजिए ये 2 सरिया हमारा एक साथ जो है वेल्ड कर दिया हमने। अब ये पोर्शन जो हम वेल्ड करेंगे, यहाँ पे जो वेल्डिंग हमारी आती है, ये वेल्डिंग हमारा हमेशा रिजिड केस में जाएगा, क्योंकि ये पोर्शन हमेशा हाईली रिजिड फॉर्म में जाता है और जब स्लिप करता है ये, अब मान लीजिए हमने यहाँ पे एक वेल्डिंग कर दिया, यहाँ पे सरिये का वेल्डिंग हो चुका है। अब जब भी हमारा सरिया यहाँ पे टाइप बी सेक्शन से होके आएगा तो ये हमेशा रिजिड वर्क करेगा। इसका क्रॉस सेक्शन हम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का काटेंगे, यहाँ पर 0 और यहाँ से बेंडिंग मोमेंट डायग्राम इस तरह से जाएगा। अब सोचिए कि जब हमारा रिजिड फ्रेम होगा तो जब बकलिंग होती है ना, पिलर की बकलिंग होगी तो क्रैक्स जो है वो स्लाइडली, जब हमारा फ्रेम जब नीचे डाउन पोर्शन की तरफ जाएगा तो एकाएक सेटल करेगा, क्योंकि वहाँ पे लचीलापन उसका खत्म हो जाएगा, डक्टिलिटी उसकी खो देती है। और यही केस सबसे ज़्यादा हार्मफुल होता है एक मेगा स्ट्रक्चर के लिए। मेगा स्ट्रक्चर हमेशा या तो कपलिंग यूज करेगा या फिर हमारा जॉगल जो स्टैगरिंग है, स्टैगर्ड होता है, वो यूज करेगा। तो कभी भी वेल्डेड जॉइंट जो है उस तरह से एफिशिएंसी नहीं दे सकता है, उस तरह का डक्टिलिटी नहीं होगा, उस तरह का अर्थ को रेजिस्ट नहीं करेगा। वहाँ पे कर्व हमारा जब स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बनेगा हमारा, तो डक्टिलिटी हमारा जो है उस तरह का नहीं देगा, ये आके हल्का ब्रिटल हो जाएगा। अब सोच लीजिए जिसमें लचीलापन नहीं होगा वो स्ट्रक्चर तो अचानक फेल करेगा और लोगों को हानि भी उतना ही पहुंचाएगा। अब बात हो गई यहाँ पे इन सब चीज़ की। अब कपलिंग की बात करते हैं तो कपलिंग के कुछ बेसिक फोटोज़ के द्वारा आप देखेंगे कि वहाँ पे आपका जब हम लोग कपल नट बोल्ट एक तरह से कह सकते हैं, जब नट हम लोग क्रॉस करते हैं ना, 2 तरह के होते हैं कपलिंग। एक हाफ कपलिंग होता है, एक फुल वेस्ट कपलिंग होता है जो पूरी लेंथ में आती है। फुल हमारा हमेशा जो है बीम में काम आता है और हाफ सेक्शन हमारा कॉलम के लिए बेस्ट ऑप्शन होता है, जिसमें नीचे टाइट करना है, ऊपर से टाइट करना है, पूरा लेंथ में नहीं जाना है। देखा है कि कपलिंग का यूज हमारा इसी तरह का है कि बैंडिंग इसका जो है वो बिल्कुल 100% ब्रिटल आ जाता है, वहाँ पे रिजिड भी नहीं कहेंगे, वो ब्रिटलनेस पूरा ला देता है और उसकी बैंडिंग जो है हमेशा अबव जाएगी और बिलो जाएगी। उस जगह से वो आपका कभी भी लोड को सस्टेन नहीं करेगा और ये बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल है। छोटे डाया के लिए तो बिल्कुल भी यूज ना करें कपलर का। बड़े डाया है तो आप यूज कर सकते हैं, क्योंकि जितना मोटा डाया जाएगा उसमें डक्टिलिटी उतनी कम होती जाती है, क्योंकि उसका डेंसिटी बढ़ता जाता है और उसका लचीलापन उतना घटता जाता है। वो जानबूझ के किया जाता है, क्योंकि एक लकड़ी का टुकड़ा तोड़ने में आसान होता है, वही अगर बंडल बना के तोड़ेंगे तो थोड़ा मुश्किल होता है। यही फॉर्मूला होता है कि मोटा डाया से हमारा जो है बैंडिंग नहीं होता है। तो आप जान गए होंगे कि आपके घर में क्या यूज करना है, वेल्डिंग करना है, उसके बाद लैपिंग करनी है या लैप करनी है, या फिर आपका कपलिंग करना है। तो होपफुली आप इस वीडियो से संतुष्ट हुए होंगे। आशा करते हैं आपको नया वीडियो ज़रूर मिलेगा।
अगला वीडियो में हम बताएंगे कि हमारे पास लैप लेंथ के क्या क्या फॉर्मूला है और कहाँ यूज हम बेहतर करेंगे, किस डाया में कितना रखना है, कौन से डाया में क्या करना है और कितना बेंड करना है, कितना डिग्री का एंगल होना चाहिए, वो सब मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।